आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट का कॉज क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जो सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी है चार्ज, उससे इसको स्टडी करेंगे। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि अगर अपने पास कोई चार्ज है और ये चार्ज सपोज प्लस क्यू है और ये चार्ज रेस्ट पे है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और इस इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मेन कॉज है वो है कि ये चार्ज अपने चारों तरफ एक वर्चुअल लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो रेस्ट पे होता है। हमने आगे देखा कि अगर इसी चार्ज Q को हम मोशन दे दें, सपोज हमने इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v दे दी, तो हमने ये पाया कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सपोज इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि अगर जो मोशन है वो x डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो z डायरेक्शन में होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। सिमिलरली अगर जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, इस चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सेलरेशन दे दिया, तो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और इसी के साथ साथ ये चार्ज पार्टिकल एनर्जी भी रेडिएट करेगा। इट विल रेडिएट एनर्जी, राइट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल की ही प्रॉपर्टी हैं। केवल जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो वो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और जब वो मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो ये तो हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा कि हर चार्ज से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट जुड़ा हो सकता है। अब सपोज हमारे पास एक कंडक्टर का पीस है जिसका रेजिस्टेंस सपोज R है। हम जानते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री करंट कैरियर हैं और ये करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इस पीस को मैं यहाँ एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो जब मैं बैटरी में स्विच क्लोज करूंगा तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो करने लगेगा। ये करंट क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने के कारण मूव करना शुरू कर देते हैं विद अ वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे ही चार्ज कैरियर मूव करना शुरू करते हैं, तुरंत क्या प्रोड्यूस होने लगता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज का टोटल सम 0 है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब कंडक्टर के बाहर, हमको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि नेट चार्ज हमेशा 0 रहता है। मगर क्योंकि चार्ज का मोशन हो रहा है, तो कंडक्टर के बाहर किसी भी पॉइंट पर हमको क्या नजर आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर हम क्या महसूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, अगर उसके किसी भी आउटसाइड पॉइंट को हम देखेंगे, तो उस आउटसाइड पॉइंट पे अगर कंडक्टर को एनक्लोज कर रहा हम कोई सरफेस बनाएंगे, तो उस सरफेस पे नेट चार्ज हमेशा 0 होगा, जिसके कारण वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के मोशन पे डिपेंडेंट है। ओके, ये बात सबसे पहले ऑरेस्टेड ने ऑब्जर्व की थी। ऑरेस्टेड ने इस बात को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, और ऑरेस्टेड ने ये भी देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ, वो क्या होती है। तो हम आपको ऑरेस्टेड का सेटअप दिखाते हैं कि ऑरेस्टेड ने कैसे अपने सेटअप में ये देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो यहीं पे हम लोग दिखा रहे हैं कि ये ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। बहुत सिंपल सेटअप था। वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जब मैग्नेटिक निडल ला रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, और उन्होंने ये भी देख लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कंडक्टर के चारों तरफ सर्कुलर डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसमें डिफरेंस आता है। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्लोज लूप में फॉर्म होती है।
और यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल कन्वेंशन भी बना लिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पाने के लिए। अगर हम लोग अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें राइट हैंड के और फिंगर्स को कर्ल कर लें, तो जिस डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट। तो ऑरेस्टेड ने ये पता लगा लिया कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बायो सैवर्ट, राइट। एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बायो सैवर्ट, और इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को भी एक्सपेरिमेंटली डिराइव कर लिया। तो इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये ऑरेस्टेड ने पता लगाया। और इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट में बायो सैवर्ट ने वो रिलेशन खोज लिया जिससे कि हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। ओके, देखो पिछले आर्टिकल में हम लोगों ने ये तो देखा कि ऑरेस्टेड ने ये पता किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होती है, और बायो सैवर्ट ने ये बताया कि उस मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर क्या मैग्नीट्यूड होता है। उन्होंने ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली चेक किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि बायो सैवर्ट का वो रिजल्ट है क्या। अच्छा, बायो सैवर्ट का रिजल्ट जानने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो समझनी है करंट एलिमेंट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हमको यहाँ पे समझना है, दिस टर्म इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। ठीक, ये जो करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है हम लोग लिखते हैं IDL। ओके, अच्छा, अब इसको डायरेक्शन कैसे देंगे। करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा हमेशा वायर का जो शेप है, वायर का जो शेप का प्रोफाइल है, किसी भी पॉइंट पे ये करंट जिस सेंस में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में टैंजेंट होगा, राइट। जो भी करंट वायर का शेप होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक करंट वायर लिया है, इसका ये शेप है, तो इस पॉइंट पे अगर हमें करंट एलिमेंट दिखाना है तो ये इस शेप के टेंजेंशियल होगा। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे करंट एलिमेंट देखना चाहता हूं तो मैं इस पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, और जिस सेंस में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में IDL से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जो करंट एलिमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन हमेशा वायर का जो शेप है उस पॉइंट के टेंजेंशियल होता है, ये बात याद रखना है। तो अगर अपने पास करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस की दूरी पर, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि r डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो बायो सैवर्ट ने ये बताया कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा, दिस वेक्टर इज गिवन बाय B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटीग्रल IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R3। ओके, इस रिलेशन से इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दिया। जहां पे ये जो क्वांटिटी नजर आ रही है μ0 बाय 4 पाई, दिस इज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, और IDL क्रॉस R जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन हो रहा है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में IDL वेक्टर है और R वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस प्लेन में IDL वेक्टर है और जिस प्लेन में R वेक्टर है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इट शुड बी नोटेड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन containing IDL वेक्टर एंड R वेक्टर। जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर होंगे हमेशा ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, राइट। अच्छा, जैसा ऑरेस्टेड ने दिखाया था कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे थे, जिसमें करंट के डायरेक्शन में हम लोग अपना थंब रख रहे थे और राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर ले रहे थे। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है। तो जो सर्कुलर, अगर आप ये डायरेक्शन, ये मेथड यूज करते हो तो हमेशा याद रखना कि जो आपके फिंगर्स के कर्ल ने सर्कल जनरेट किया है, मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेंटेनियस उस सर्कल के टेंजेंशियल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करता हूं
तो मैग्नेटिक फील्ड इधर टेंजेंशियल होगी। ये पॉइंट कंसिडर करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इधर टेंजेंशियल होगी। ये पॉइंट कंसिडर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर टेंजेंशियल होगी। तो अगर आप राइट हैंड का थंब रूल यूज करते हैं तो ये जरूर याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपके जनरेटेड सर्कल के टेंजेंशियल है। अच्छा, हमें इस कंफ्यूजन में ना पड़ना पड़े, इसके लिए हम एक और ऑल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। तो अब यहाँ देखो राइट हैंड पाम रूल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अपने राइट हैंड के थंब को और फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लेंगे, और थंब का जो डायरेक्शन होना चाहिए, ये जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब का डायरेक्शन होना चाहिए। फिंगर्स का डायरेक्शन उस पॉइंट की तरफ होना चाहिए जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जो आपके पाम का डायरेक्शन है वो पाम का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो हमारा पाम का डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब जिस पेज पे मैं लिख रहा हूँ उस पेज के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ निकल रहा है। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस पॉइंट पे एक डॉट बनाएंगे और उसे सर्कल कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देंगे, जो ये दिखा रहा है कि इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन के बाहर आ रहा है। सिमिलरली अगर हमारा ये पॉइंट इस साइड पर होता, इस साइड पे होता, तो जो हमारे थंब रहता वो इसी डायरेक्शन में रहता और पाम जो है वो फेसिंग डाउनवर्ड हो जाता। उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के अंदर जा रही है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक क्रॉस बनाएंगे और उसको सर्कल कर देंगे, जो ये दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, राइट। तो राइट हैंड पाम रूल से इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना ज्यादा आसान होता है और हम लोग इसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ओके, तो अब बायो-सेवर्ट्स लॉ का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं और एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी पॉइंट P पे, जो कि वायर से A परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। वायर के एक एंड का जो एलिवेशन है पॉइंट P से अल्फा है और दूसरे एंड का जो डिप्रेशन एंगल है वो बीटा है। हम लोग क्या करते हैं कि इस वायर पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर करते हैं जो y डिस्टेंस की हाइट पर है और जिसकी थिकनेस dy है। तो ये जो करंट एलिमेंट होगा इसका ये डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे i dy, और यहाँ जो एंगल बन रहा है करंट एलिमेंट का ये एंगल थीटा है, और साथ साथ जो पोजीशन वेक्टर के साथ करंट एलिमेंट ने एंगल बनाया है वो फाई है। तो फिर हम लोग अगर इसके लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी वाई क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, जिसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रल आई डी वाई साइन फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ ए क्रॉस बी का डेफिनेशन हमने लगा दिया, राइट। अगर थोड़ा सा हम लोग ट्रायंगल पर ध्यान दें, इस ट्रायंगल पे, तो इस ट्रायंगल के लिए हम लोग पा सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है इट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो फाई जो है दिस इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल आई डी वाई साइन ऑफ 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जो इंटीग्रल आ गया है वो आ गया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल आई कॉस थीटा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अब इस रिजल्ट में से क्या करते हैं कि हम लोग कई सारे वेरिएबल इंटीग्रेशन के हटा देते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करें कि इसी ट्रायंगल में ध्यान दें। इस ट्रायंगल में हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि y अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, या dy इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर इक्वेट कर दे रहे हैं। आर स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ जो आर स्क्वायर है, दिस आर स्क्वायर कैन ऑल्टरनेटिवली बी रिटन एज
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ इसमें इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल आई कॉस थीटा डी वाई की वैल्यू रख दे रहे हैं ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, y की वैल्यू रख देंगे a tan थीटा तो इट विल बिकम a स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक थीटा हो जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा विल कैंसिल आउट एंड a विल कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा उसको हम लोग रीअरेंज करके देखें तो हमारे पास आ जाता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट्स दे देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन को, तो जो अपर एंड बन रहा है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि एंगल अल्फा बन रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये एंगल तो नेगेटिव होना चाहिए, और लोअर एंड का जो डिप्रेशन है वो बीटा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो स्टैंडर्ड पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस अल्फा से बीटा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट साइन थीटा बीटा माइनस अल्फा, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट। तो ये किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण किसी भी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है हम लोग पॉइंट पी पे राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। और इस केस में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें तो हम लोग ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिमार्क्स हैं जो हम लोगों को ध्यान देने चाहिए। पहला रिमार्क जो हम लोग ये देखते हैं कि अगर पॉइंट पी एंगुलर बाइसेक्टर है, इफ पी इज ऑन मिड पॉइंट और एंगुलर बाइसेक्टर, तो उस केस में हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम मिलेगी। तो जो हमारा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 साइन अल्फा। ओके, यही इसी रिजल्ट के लिए हम लोगों ने कुछ और इलस्ट्रेशंस लिए हैं, कुछ और स्पेशल केसेस लिए हैं। सपोज जो हमारा पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी जो है यहाँ से ए डिस्टेंस की दूरी पर है और जो वायर के दोनों एंड्स हैं वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी को टेंड करने के कारण जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है, इफ़ लेंथ ऑफ वायर विल टेंड टू इन्फिनिटी, तो अल्फा और बीटा जो एंगल हैं दोनों पाई बाई 2 को टेंड करेंगे। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 आई बाई ए इंटू साइन 90 प्लस साइन 90 विच विल गिव मी 2। ये रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए, राइट। तो किसी भी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पी पर जो उसके मिडिल में कहीं हो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। यहीं पर हमने इसका एक और कंडीशन लिया है जिसमें लेंथ ऑफ वायर इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, बट पॉइंट पी जो है वो एक एंड पर है, पॉइंट पी एक एंड पर है। तो इस केस में अल्फा तो 90 डिग्री को टेंड करेगा बट बीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आएगा वो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। साइन अल्फा के बदले 90 रख देंगे, साइन 90 1 हो जाएगा, और साइन बीटा में बीटा के बदले 0 रख देंगे तो साइन बीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। ओके, अच्छा, यहीं एक स्पेशल केस हम लोगों को और याद रखना है कि सपोज जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, माना ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर था, उस पे जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी रॉड की ही एक्सियल पोजीशन पर कहीं है ए डिस्टेंस की दूरी पर। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट मानेंगे तो जो करंट एलिमेंट हमारा रहेगा, ये करंट एलिमेंट, सपोज ये करंट एलिमेंट आई डी एक्स है जो यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटीग्रल आई डी एक्स क्रॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब क्योंकि आई डी एक्स और x पैरेलल हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो 0 मिलेगी। तो याद रखना है कि रॉड पे या करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए या करंट कैरिंग रॉड के लिए
एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा 0 होती है, राइट। तो अब बायो-सैवर्ट्स लॉ पे जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, उसको कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं या कैसे न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल एक सिंपल न्यूमेरिकल है जिसमें कह रहा है कि दो इनफाइनाइटली इंसुलेटेड स्ट्रेट वायर हैं जो एक्स वाई प्लेन में हैं। एक वायर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और दूसरा वायर जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और दोनों ही वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है। हम लोगों को उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ एक पॉइंट P कंसिडर किया है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y हैं। तो हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इन दोनों वायर्स के कारण पॉइंट P पर, दोनों ही इनफाइनाइट वायर हैं, तो हम लोग जो रिजल्ट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B, इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/a, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो वायर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उसके लिए देखते हैं। ये वायर जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इस वायर की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है। तो x वाले वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/y, क्योंकि y है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर हम लोग इस पे राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो हम ये देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और कमिंग आउटवर्ड है। मतलब इसके कारण अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्लॉट करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, तो मतलब पॉजिटिव z डायरेक्शन पर है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इनटू k कैप। इसी तरह जो वायर y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I। पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो x है, तो ये हमें दे देगा 2I/x। और ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो ये आ जाएगा -k, राइट। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप राइट हैंड पाम रूल से निकाल के देखो। ये जो सेकेंड वायर है y एक्सिस के अलॉन्ग, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगी, ठीक। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो z डायरेक्शन में ही है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग लिख सकते हैं B net इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I 1/y माइनस 1/x। और प्रॉब्लम का कहना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पे 0 होनी चाहिए। अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I कैन नॉट बी 0, तो वैल्यू 0 होनी चाहिए 1/y माइनस 1/x की, जिसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू y वो लाइन है या वो लोकस है जिस पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, ओके। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो इनफाइनाइटली लॉन्ग बेंट वायर हैं जो एक्स वाई प्लेन में दिखाए गए हैं, राइट। प्रॉब्लम में दोनों वायर शो किए गए हैं और जो पॉइंट O पर है उस पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जिसमें OS और OR की वैल्यू दी गई है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट O पर किन किन वायर का इफेक्ट है। सबसे पहले नोट करा जाए कि जो पॉइंट O है इस वायर के लिए जो इन्फिनिटी से R तक टेंड कर रहा है, और इस वायर के लिए जो S से इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है, O पॉइंट एक्सियल पोजीशन है। तो इस वायर के कारण और इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। अब O जो है इस वायर के और इस वायर के कारण जो इनफाइनाइट है एंड पे है, तो जब इनफाइनाइट वायर पे पॉइंट एंड पे होता है तो हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकाला था वो था म्यू नॉट बाई 4 पाई I/a। तो सबसे पहले S से जो वायर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, S से जो वायर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं B1। ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई OS। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अगर हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो वो देखेंगे कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन में दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये K कैप डायरेक्शन में है। सिमिलरली जो वायर R से इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये वायर R से इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 इज इक्वल टू
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ओ आर, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो भी आउटवर्ड होगा। अगर हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो इस वायर के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पे होगी वो आउटवर्ड होगी। तो इसमें भी हम लोग के कैप ऐड कर दें, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू 1 बाई ओ एस प्लस 1 बाय ओ आर, और ये के कैप के अलॉन्ग होगी, राइट। ओ एस और ओ आर की वैल्यू हमको दी गई है, हम लोग इस वैल्यू को इसमें इक्वेट कर देते हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्ट्रेट वायर पर बेस्ड। हमारे पास एक इक्विलैटरल फ्रेम है जिसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, साइड लेंथ दी गई है, सपोज ये साइड लेंथ इसकी डी है, राइट। कह रहा है कि कोई पॉइंट है जो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पर है, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, राइट। तो अगर हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करें तो ये देख सकते हैं, क्योंकि सभी वायर की लेंथ सेम है और सभी वायर ने जो एंगल बनाए हैं एंड्स पे वो भी सेम है, तो इस केस में हर वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ओ पर वो सेम होगा, और राइट हैंड पाम रूल लगाने पे हम ये पाएंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। तो यहाँ पे हम लोगों की जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ आउट ऑफ द प्लेन। अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकम रेडियस ने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया होगा, ये 30 है, सो अल्फा एंड बीटा विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट ओ पर, दिस विल बी 3 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई। लेट मी सी कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए है, आई बाई ए इंटू 2 साइन एल्फा, राइट। फॉर्मूला नोट करना, क्योंकि पॉइंट जो है वो एंगुलर बाइसेक्टर पे भी है और मिडिल पॉइंट ही है वो पॉइंट, तो इसलिए अल्फा और बीटा सेम होंगे। ये वैल्यूज इक्वेट करने पे हमें मिल जाएगा 3 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 2 साइन एल्फा विल बी 60 डिग्री, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, जो ट्रायंगल है इसका जो सरकम रेडियस होगा दिस विल बी d अपॉन 2 साइन पाई बाई 3 विच विल बी d बाई रूट 3, और हम लोग सिंपली देख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में कि अगर ये सरकम रेडियस r है देन a इज इक्वल टू r साइन 30, ओके। तो a की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं d बाई रूट 3 एंड साइन 30 इज 1 बाय 2। तो ये वैल्यूज इक्वेट कर दी जाए, यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इज d बाई 2 रूट 3 इंटू 2 साइन 60 इज रूट 3 बाय 2, ओके। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात और भी सजेस्ट करेंगे कि हम लोगों ने जो है एन साइडेड पॉलीगन के लिए इस रिजल्ट को चेक करना चाहिए। जैसे यहाँ तो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए चेक किया है, इस रिजल्ट को हमें एन साइडेड पॉलीगन के लिए भी चेक करके देखना चाहिए कि एन साइडेड पॉलीगन के सेंट्रॉइड पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर हम लोग एन साइडेड पॉलीगन की बात करें तो हमारा जो एन साइडेड पॉलीगन है इसका जो सेंट्रॉइड होगा, ये सेंट्रॉइड यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये एंगल जो है अपना होगा पाई बाय एन, और जो इसका सरकम रेडियस है वो आर होगा, इसका जो सरकम रेडियस है वो आर होगा। ये सरकम रेडियस आर जो होगा दिस विल बी, अगर हम ये कहें कि इसकी साइड लेंथ डी है तो ये सरकम रेडियस इक्वल होगा डी बाई 2 साइन पाई बाय एन, और जो d की वैल्यू है, ये जो मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू है, सॉरी मतलब जो a की वैल्यू है, ये जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r cos पाई बाय एन, ओके। तो एन साइडेड पॉलीगन के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगी एन वायर्स के कारण म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 2 साइन अल्फा,
राइट, जिस रिजल्ट को हम लोग लिख सकते हैं n टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए की वैल्यू रख दे रहे हैं r cos पाई बाय n इंटू 2 साइन एल्फा की वैल्यू हम लोग रख दे रहे हैं पाई बाय n। तो हमारा जो रिजल्ट है वो रीअरेंज होके आ जाएगा n इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाय r tan पाई बाय n, और r की वैल्यू हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो r की वैल्यू इक्वेट करने पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा n इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई 4i बाई d tan पाई बाय n इंटू साइन पाई बाय n। ठीक है, तो ये किसी भी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के सेंट्रॉइड पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए पूछा भी जा सकता है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं। अभी तक हम लोग जो प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें जो करंट फ्लो कर रहा था वो थिन वायर में फ्लो कर रहा था। अब हमारे पास यहाँ एक थिन स्ट्रिप है जिसकी विड्थ b है, और इस विड्थ में करंट I फ्लो कर रहा है, और हम लोगों को किसी पॉइंट पर जो किसी इसके एक एज से a डिस्टेंस की दूरी पर है नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर हमने वो केस को डायग्राम में भी शो किया है। तो सबसे पहले हम लोग थिन वायर जनरेट करते हैं ताकि अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो हमने यहाँ एक थिन स्ट्रिप मानी है, ये देख सकते हैं, थिन स्ट्रिप मानी है जिसकी विड्थ dx है, और ये स्ट्रिप जो है पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पर है। ओके, और मान लेते हैं कि इस स्ट्रिप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट I डैश है। ओके, तो इस जो थिन स्ट्रिप है इसके कारण जो एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए dB, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I डैश डिवाइडेड बाई x। ओके, तो अब हम लोगों को I डैश की वैल्यू निकालनी है। हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारी स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो कुछ L है। ये जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया पर है, तो यूनिट एरिया पे जो करंट है वो I बाई BL है, राइट। तो हमारा जो थिन वायर है उसका जो एरिया है वो L इंटू DX है। तो जो इस पे करंट होगा I डैश, इसको हम लोग करंट डेंसिटी, जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एरिया की डेंसिटी पर इक्वेट करके पा सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाएगी I बाई B इंटू L इंटू L DX, विच इज इक्वल टू I बाई B इंटू DX। तो I डैश की ये वैल्यू यहाँ इक्वेट कर देते हैं। ये वैल्यू इक्वेट करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई B इंटू DX अपॉन X। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका इंटीग्रल हो जाएगी। हमारी ये थिन स्ट्रिप, जो थिन वायर की स्ट्रिप है, ये पूरी स्ट्रिप तब बना सकती है जब ये स्ट्रिप x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, a प्लस b तक जाए। तो इसकी लिमिट चली जाएगी a से a प्लस b तक। ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई b, 1 बाई x का इंटीग्रल log x आ जाएगा a से a प्लस b, जिसे सॉल्व करने पे मिल जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई b log ऑफ 1 प्लस b बाई a। ठीक, यहाँ पर जरा सा इसको रिवर्स मैथडोलॉजी से सोचते हैं, इस पर रिवर्स मैथमेटिक्स लगाते हैं। तो अगर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट अपने सामने आएगा, हम लोग ये देखें कि इफ a टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, तो b बाय a विल टेंड टू 0, और यहाँ पे हम लोग log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लगा सकते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली x के बराबर आता है। मतलब जब a इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो अब बेसिक टर्म में बात की जाए तो स्ट्रिप जो है वो वायर को टेंड करेगी। जैसे ही a इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जो स्ट्रिप है वो हमें वायर के जैसे दिखने लगेगी। और ये अप्रॉक्सीमेशन अगर हम लोग यहाँ लगाते हैं तो हमें b की वैल्यू मिल जाती है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई a, जैसा हम लोगों ने अपने रिजल्ट में पढ़ा था। तो ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसकी वैलिडिटी को भी चेक कर सकता है। ओके।